आज के आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 के कार्यक्रम के मंच पर आसीन श्रीमान गोविंद मोहन जी, केंद्रीय गृह सचिव, तपन कुमार डेका जी, निर्देशक सूचना ब्यूरो, श्री पंकज सिंह जी, राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार, हम सब जिनके निमंत्रण पर आए हैं, श्री सदानंद दाते जी, महानिर्देशक NIA, श्री प्रवीण वशिष्ठ जी, विशेष कार्यकारी अधिकारी गृह मंत्रालय, राकेश अग्रवाल जी, अतिरिक्त महानिर्देशक NIA, और आज इस सभागार में और वर्चुअल मोड में देश भर से देश को आतंक से सुरक्षित करने की गतिविधि के साथ जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं NIA के पूरी टीम को और विशेषकर दाते जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि गत सम्मेलन और ये सम्मेलन के बीच के समय में जितने भी बिंदु तय हुए थे वो सभी का 100% क्रियान्वयन करने का काम NIA ने किया है। गत सम्मेलन में मैंने अपेक्षा व्यक्त की थी कि NIA जांच एजेंसी नहीं है। NIA के तत्वाधान में देश भर की आतंकवाद विरोधी गतिविधियों का संकलन होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, कानूनों की समझ, अभियोजन को बहुत सटीक तरीके से कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना और जेल तक आतंकवाद निरोधी तंत्र को मजबूत करने का काम NIA का है। ये 1 वर्ष के कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं फिर से एक बार NIA की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। आज 11 पदक विजेताओं को भी यहां सम्मानित किया गया है। पहले जब मैं कभी व्यवस्था में नहीं रहा तब मुझे किसी का सम्मान होता था, पदक मिलता था तो एक फॉर्मेलिटी लगती थी, मगर राज्य में गृह मंत्री बना, देश में गृह मंत्री बना, और जब अधिकारियों के कठिन परिश्रम को और उनकी शिद्दत को देखता हूं तब मुझे लगता है पदक देने की प्रक्रिया कहीं न कहीं बहुत छोटी है इनके परिश्रम के आधार पर। ये मैं 11 के 11 अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आजादी के 75 साल समाप्त हो गए। देश की सुरक्षा को बनाकर रखने के लिए अब तक 36,468 पुलिस कर्मियों ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया है। वो सभी को मैं मनपूर्वक आज सर्वोच्च बलिदान देने के इनके जज्बे को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनके परिवारजनों का भी धन्यवाद देश की ओर से करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि 2019 से और पहले 2014 से ये 10 साल के अंदर मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत, समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, परंतु इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस बहुत उपयोगी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के संविधान ने लॉ एंड ऑर्डर को
एक प्रकार से राज्यों का अधिकार माना है, राज्यों का मुद्दा माना है। लॉ एंड ऑर्डर राज्यों का अधिकार हो, मुद्दा हो, वो बहुत उचित निर्णय है और इसकी सराहना जितनी कम की जाए इतनी कम है, क्योंकि इतने बड़े देश में कानून और व्यवस्था सेंटर नहीं संभाल सकता। परंतु जहां तक आतंकवाद से निपटने का सवाल है, राज्यों की अपनी सीमाएं हैं, राज्यों की भौगोलिक सीमाएं भी हैं, संवैधानिक सीमाएं भी है, और आतंकवाद और आतंकवादियों की कोई सीमा नहीं है। वो अंतर्राज्यीय भी षड्यंत्र करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी षड्यंत्र करते हैं, और इसके खिलाफ अगर हमें सटीक तरीके से अपनी रणनीति बनानी है तो एनआईए का उपयोग कर इस प्रकार के सम्मेलनों से आतंकवाद को, नारकोटिक्स को, हवाला के काम को और कई प्रकार की अनेक गतिविधि जो देश की न केवल सीमा, अर्थतंत्र और कई प्रकार की सुरक्षाओं को खतरे में डालती है, इसके खिलाफ मजबूत लड़ने का तंत्र बनाना है। तो इसका एकमात्र रास्ता आज के जैसा सम्मेलन है। और ये 2 दिन के सम्मेलन में अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया अनेक विषय लिए गए हैं। मैंने भी 1 महीने से इनकी तैयारी को बारीकी से देखा है और मुझे भरोसा है कि ये सम्मेलन सिर्फ चर्चा का प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा। इस सम्मेलन से कुछ एक्शनेबल पॉइंट निकलेंगे जो हमारी देश की आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई को मजबूत करेंगे, ठोस आधार देंगे और परिणाम लक्ष्य भी बनाएंगे। इस सम्मेलन की उपयोगिता तभी ही है कि कॉन्फ्रेंस में निकले हुए एक्शनेबल पॉइंट को हम थाने तक ले जाएं, बीट तक ले जाएं और बीट से लेकर एनआईए के डीजी तक पूरे तंत्र को आतंकवाद के खिलाफ के खतरों से जागरूक करने का हम अगर काम करते हैं तभी ये सम्मेलन को सफल माना जाएगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं और अब पूरा देश और दुनिया भी मान रही है, मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ ढेर सारा काम हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि कुछ षड्यंत्र को पकड़कर उसका पर्दाफाश कर दिया जाए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मतलब है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली एजेंसियों के हाथ कानूनी रूप से मजबूत किया जाए, एक ऐसी इकोसिस्टम बनाई जाए जिसके आधार पर आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई हमारी मजबूत हो। और मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं, क्योंकि पिसमिल होते जाता है, हम लोग इसको एक पेपर पर रखकर जब देखते हैं तभी मालूम पड़ता है कि कितना विराट काम ये 10 साल के हुआ है। 2 अगस्त 2019 को हमने एनआईए एक्ट में संशोधन किया, जिसमें नए अपराध भी जोड़े और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्राधिकार भी दिया। एनआईए अब विदेश में भी जांच कर सकती है। यूएपीए में भी 14 अगस्त 2019 को संशोधन किया और संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया और व्यक्ति को और संगठन को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार भी हमने यूएपीए के तहत दिया, जिसका बहुत संयमित परंतु सटीक उपयोग ये 5 साल में हमारे तंत्र ने किया है। हमने गृह मंत्रालय द्वारा डी रेडिकलाइजेशन के प्रयासों का समन्वय किया गया। विभिन्न मंत्रालयों ने भी अपनी रणनीति तैयार की और एक संस्थागत तंत्र स्थापना करने का काम भारत सरकार के गृह विभाग ने 5 साल के अंदर करा है। आतंकवाद की फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए 25 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना 2020 में बनाई गई, जिसमें आतंकवाद के हर स्वरूप को, जिहादी आतंकवाद से लेकर नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद से लेकर वामपंथी उग्रवाद से लेकर फेक इंडियन करेंसी नोटों से लेकर नारकोटिक्स तक ढेर सारे कदम उठाए गए। एफसीआरए से लेकर रेडिकलाइजेशन की फाइनेंसिंग से लेकर अवैध हथियारों की तस्करी तक 4 एजेंसियों में काम बांटकर सामंजस्य के साथ ये इकोसिस्टम को तोड़ने का काम किया गया और इसके बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। मल्टी एजेंसी सेंटर मैक की वर्किंग को रिवैम्प किया गया। मल्टी एजेंसी सेंटर का 2022 का जो
ऑर्डर निकला है, इसके अंदर न केवल मैक के दायरे को बढ़ाया गया, इसको साइबर सुरक्षा, नार्को टेररिज्म, गन रनिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क और उभरते हुए कट्टरवादी हॉटस्पॉट, इसकी एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की एसओपी भी बनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप ढेर सारे गुनाहों को हम होने से पहले रोकने में सफल हुए हैं। और जब मीडिया के मित्र भी खड़े हैं, मैं उनको हमारे अधिकारियों की ओर से एक बात बताना चाहता हूं कि जब कहीं पर 1 किलो आरडीएक्स पकड़ा जाता है तो 2 कॉलम भी इसको समाचार नहीं मिलता है, प्रसिद्धि नहीं मिलती है, मगर 1 किलो आरडीएक्स का बम बनकर अगर धमाका होता है तो दिनों तक आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो अभी मैक का दायरा बढ़ाया गया, इसके कारण ढेर सारे गुनाहों को होने से पहले रोकने में हमने सफलता करी। नेशनल मेमोरी बैंक को स्थापित किया गया और उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए काम किया गया। इंफॉर्मेशन के आधार पर एक सेंट्रल डेटाबेस की रचना भी की गई। कई सारे डेटाबेस राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए हैं, मैं बाद में इसकी बात करता हूं, जिसके उपयोग से हम नीचे तक आतंकवाद को मूल से उखाड़ फेंकने के लिए हमारे प्रयासों को फायदा हो सकता है। एसपीजी एक्ट में भी सुधार किया, आर्म्स एक्ट में भी सुधार किया, वेपन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को तो जरूर खोला, परंतु इसके सुरक्षा के सारे नियमों को चौक चौबंद किया गया। लगभग 15 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया गया और अभी 7 नए ऑर्गेनाइजेशन को भी किया गया है। और ये सारी नीतियों की इफेक्टिव इम्पैक्ट मैं दावे से कह सकता हूं कि आज हमें दिखाई पड़ता है। 2014 के बाद देश में कोई बड़ी टेरर घटना नहीं हुई है। इसमें हमारे पुलिस बल ने सफलतापूर्वक इसको निरस्त करने का काम किया। और 2006 से 13 और 14 से 21 आतंकवादी घटनाओं का हिसाब किताब करें तो 70% की कमी आतंकवादी घटनाओं में दिखाई पड़ी है। और ये जो 30% भी है, इसमें पुलिस एक्शन को भी, आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ होती है, इसको भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ढेर सारा हमने आतंकवाद की प्रवृत्ति को रोकने में सफलता पाई है। आतंकवादियों की सेल्फ लाइफ में भी कमी आई है, जो पहले 2 साल तक थी, अब कुछ दिनों तक इसको सीमित करने में हम सफल रहे हैं। आज इस सम्मेलन में 21 राज्यों के पुलिस प्रमुख हैं और सभी राज्यों के आला अधिकारी शामिल हुए हैं। हमने ये 5 साल के अंदर ढेर सारे डेटाबेस को क्रियान्वयन किया है। नेटग्रिड एक केंद्रीकृत डेटा एक्सेस सॉल्यूशन है। नेटग्रिड का उपयोग करने के लिए एसपी तक एक कार्य संस्कृति का विकास होना चाहिए। जब तक नेटग्रिड के डेटा के उपयोग की कार्य संस्कृति विकसित नहीं होती है, नेटग्रिड का डेटा कोई काम नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक कपबोर्ड है। मैं चाहूंगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कपबोर्ड में डेटा की जो ज्वेलरी है वो आपके थाने तक पहुंचे, आपके एसपी तक पहुंचे, इसलिए आप सबने काम करना पड़ेगा। एनआईए ने एनटीडीएफएसी का डेटा बनाया है, राष्ट्रीय आतंकवाद का डेटा और उसका विश्लेषण केंद्र बनाया है। अभी वो बनने की प्रक्रिया में है, परंतु इसको समृद्ध करने का काम आपको करना चाहिए। एंटी टेरर डेटाबेस भी बन चुका है। निदान के द्वारा नार्को अपराधियों का डेटा बन चुका है। नफीस के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा फिंगरप्रिंट का डेटा जो उपलब्ध है, जो आपके पुलिस स्टेशन से एक्सेस इसको मिल सकता है। एनकोड नार्कोटिक्स के समन्वय मैकेनिज्म का हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है और मानस एक हेल्पलाइन भी बनाई है नार्कोटिक्स के रोकथाम के लिए। ये सारे डेटाबेस
उपयोग कर कर इस साइलो में पड़े डेटाबेस को एआई का उपयोग कर कर इसके एनालिसिस और उपयोग के लिए भी अब एनआईए इनिशिएटिव ले रही है। परंतु मेरा सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को आग्रह है और विनंती भी है कि आपके सभी स्तंभ की ट्रेनिंग में ये डेटा के उपयोग को हिस्सा बनाइए। अमित गर्ग जी यहां बैठे हैं। हम राष्ट्रीय अकादमी में तो अब बनने वाले सभी एसपी को इसका ढंग से प्रशिक्षण देंगे, परंतु जब तक डीवाईएसपी, पीआई, पीएसआई इस सबको भी ये डेटाबेस के उपयोग का महत्व नहीं समझाएंगे, मैं नहीं मानता इसका उपयोग हो पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इसका उपयोग ज्यादा हो और मैं एनआईए को भी कहना चाहूंगा कि क्वेरी बेस्ड एक्सेस के माध्यम से ये डेटा को नीचे पहुंचाने में आपने भी कोई तंत्र को समन्वयित करना चाहिए और तंत्र की रचना करनी चाहिए। रैंसमवेयर, मेलवेयर, ये सब से ये डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एनआईए ने ही लेनी पड़ेगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ठीक प्रकार से व्यवस्था की है, परंतु एनआईए का दायित्व है कि जितने भी डेटा की चोरी के मामले दुनिया भर में आते हैं, इसका एनालिसिस कर कर टाइम टू टाइम अपनी सुरक्षा को अपग्रेड करना चाहिए। एनआईए एक्ट में हमने जो सुधार किया, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर, आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ का अधिनियम और आर्म्स एक्ट को भी अब हमने डाल दिया है। और इस सब का नतीजा अगर हम देखें तो देश में तीनों सेक्टर जो हमारे लिए नासूर बनकर खड़े थे, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद हो, तीनों जगह पे उग्रवादी घटनाओं पर एक मजबूत स्थिति, कंट्रोल हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने प्राप्त किया है। वो हम सब के लिए संतोष का विषय है, मगर इसको और आगे ले जाना है। आज एक विषय आपके सम्मेलन में, 2 दिन के सम्मेलन में है, इसमें यूएपीए के मामले में किस प्रकार से जांच हो और किस प्रकार से प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही हो। मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूं कि एनआईए भी यूएपीए का ही उपयोग करता है। एनआईए ने 632 मामले दर्ज किए और इसमें से 498 में लगभग 500 में आरोप पत्र दायर कर चुके हैं और 95% से ज्यादा दोष सिद्धि का दर है। अगर ये एनआईए कर सकता है तो स्टेट पुलिस क्यों नहीं कर सकती? जहां पर भी यूएपीए लगाने की जरूरत है वहां निसंकोच लगाना चाहिए, और जहां यूएपीए लगाए वहां आपकी सुपरवाइजरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि इसकी जांच एनआईए के तर्ज पर ही हो। इसलिए मेरा आग्रह था, और अभी अभी एक एसओपी, इसकी पूरी एक बहुत अच्छा बुकलेट मैंने डिटेल में देखा भी है, सदानंद जी मुझे 20-25 दिन पहले देकर गए थे। एक बहुत अच्छी एसओपी की बुकलेट यहां से जारी की है, तो मैं मानता हूं कि इसका उपयोग करना हर राज्य पुलिस ने अपनी कार्य संस्कृति में डालना चाहिए। मित्रों, टेक्निक का उपयोग जब तक हम हमारी पूरी फोर्स को तकनीक के उपयोग से ट्रेन नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वो समझ कर चलिए। वो सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। अगर इसका हमें सटीक सामना करना है तो उच्चतम टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसरों को लैस करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और उसको भी हमने आने वाले दिनों में ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। कई सारे राज्यों ने बनाया है, मगर जिस स्तर की ट्रेनिंग चाहिए उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं है। कम से कम डीवाईएसपी को तो 100% तकनीक से लैस कर ही फोर्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और मैं सभी राज्यों को ये कहना भी चाहता हूं, अगर आप इसमें मदद की जरूरत है तो हैदराबाद की एकेडमी भी आपको मदद कर सकती है। टेररिज्म, टेररिस्ट और टेररिज्म के इको सिस्टम के लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया है,
उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं। कुछ ही महीनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर हम आएंगे, जिसमें आप सबकी भूमिका अहम होगी। भारत सरकार का गृह मंत्रालय पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी का दस्तावेज बना सकता है, इसमें हमें अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर सकता है, परंतु जैसा मैंने कहा कि पुलिस राज्य का सब्जेक्ट है, लड़ना तो राज्य की पुलिस ने ही पड़ेगा। सारी एजेंसी आपके सपोर्ट में रहेगी, सूचना देने से लेकर एक्शन लेने तक, परंतु जब तक एक ऐसा ग्रुप नहीं बनेगा राज्य के अंदर जो टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मूड रखता हो, तब तक ये सफल नहीं हो सकता। कुछ ही दिनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे और टेररिज्म से जुड़े हुए कई मुद्दों के समाधान के लिए मैक प्लेटफॉर्म पर फोकस ग्रुप मीटिंग और स्टैंडिंग फोकस ग्रुप का भी हमने गठन कर दिया है, जो 365 डे 24 आवर इस विषय को लेकर फोकस तरीके से काम करते हैं। मैं आज 3 आपराधिक कानूनों पर भी आपको बात करना चाहता हूं, क्योंकि राज्य के बहुत सारे पुलिस प्रमुख यहां पर है और बाकी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ये 3 आपराधिक कानून जो हम नए लेकर आए हैं, वो हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणालिका के अंदर आमूलचूर परिवर्तन के लिए, और हम हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य में ही बदलाव करें। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, इनके राज्य की रक्षा के लिए थे, सरकारी तंत्र की रक्षा के लिए थे, सरकारी अफसरों की रक्षा के लिए थे। हम जो कानून लेकर आए हैं, वो कानून नागरिक के अधिकारों की रक्षा और संविधानदत्त अधिकार जो उसको मिला है, इसके क्रियान्वयन के लिए, इनकी संपत्ति की सुरक्षा, इसके सम्मान की सुरक्षा, ये हमारा दायित्व है। तो तीनों कानून के लिए सभी राज्य के पुलिस विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है, मगर मेरा अभी भी आग्रह है कि लेटर एंड स्पिरिट में इसको लागू करने का काम को और स्पीडी किया जाए, जुडिशियरी के साथ भी समन्वय किया जाए, जेल को भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। एफएसएल का जो हमने प्रावधान किया है, इसको सफल करना है तो मैन पावर के लिए आपने अपनी राज्य सरकारों से बात कर उचित मैन पावर की प्राप्ति करनी पड़ेगी, तभी जाकर अपराधियों को सजा दे पाएंगे और जिस पर अपराध नहीं है वो लोगों को समय पर रिहा करेगा। मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, गृह सचिव अभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसके अंदर एक प्रावधान है कि एक निश्चित मात्रा में ट्रायल के तहत कोई जेल में रहता है तो उसको अपने आप बेल देने का एक प्रावधान है। 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस है। मेरा आप सबसे विनती है, इसके पहले नए कानून के तहत जिसको बेल का अधिकार है, जिसको बाहर जाने का अधिकार है, वो सभी का हम एक अभियान चलाकर बेल करा दें। हमारे गृह सचिव जी आपके साथ इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर तकनीक को बहुत प्राधान्य दिया गया है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जेल, एफएसएल, कोर्ट, अभियोजन और पुलिस, ये पांचों जगह 100% तकनीकी क्रियान्वयन होने के बाद हमारे ये 3 आपराधिक कानून दुनिया के सबसे आधुनिक और तकनीक से लैस कानून होंगे और एक लंबे समय तक इसके अंदर कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से इसने बनाया है। और आतंकवाद का जहां तक सवाल है, आजादी के 76 साल के बाद पहली बार ये कानूनों के अंदर हमने आतंकवाद को परिभाषित किया है, आतंकवाद की व्याख्या की है। कई सारे केसों के अंदर कोर्ट के बहुत तीखे सवाल आते हैं कि टेररिज्म का मतलब क्या है, टेररिस्ट का मतलब क्या है। इसकी व्याख्या पहली बार करने का काम हमने इस कानूनों के अंदर किया है। और ट्रायल इन एब्सेंसिया, जो देश की सीमाओं के बाहर षड्यंत्र कर हमारे देश की सीमाओं के अंदर गुनाह करते हैं, इनके खिलाफ भी केस चलाने का अधिकार प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ पास है। इसका भी उपयोग टेररिज्म के केस में विशेषकर और आर्थिक अपराधों के केस में जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है।
फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के अवस्थापन के लिए हमने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। अभी एनएफएसयू के 7 परिसर हैं। अगले 2 साल में 9 नए परिसर हम शुरू कर देंगे। केंद्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं CSFL अभी 7 हैं और 7 चालू कर देंगे और आने वाले दिनों में राज्य की प्रयोगशाला को अपग्रेड करने के लिए भी भारत सरकार कोई योजना लेकर आएगी। 3 साल के बाद इस देश में हर साल लगभग 35,000 के आसपास फॉरेंसिक साइंस के अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग लिए हुए ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर बाहर निकाल पाए। इस प्रकार का शिक्षा का व्यवस्था भारत सरकार ने ऑलरेडी कर दिया है। आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए हमने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को भी लेना पड़ेगा, सबको एक साथ लेना पड़ेगा और एक एकीकृत एंटी टेरर इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी। और इसलिए यहां से हमने एक मॉडल ATS स्ट्रक्चर को परिपत्रित किया है, मॉडल STF स्ट्रक्चर को भी परिपत्रित किया है, मानक प्रशिक्षण मॉड्यूल को भी परिपत्रित किया है और अब आज SOP भी बनाकर आप लोगों को दी जा रही है। ये मॉडल ATS स्ट्रक्चर को आपके राज्य के जरूरियातों के अनुसार जो उचित बदलाव लगे वो कर जरूर इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। मॉडल ATS स्ट्रक्चर, मॉडल STF स्ट्रक्चर और प्रशिक्षण का मॉड्यूल, ये तीनों अगर सभी राज्य कर लेते हैं तो पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम हम खड़ी करेंगे, जिसके आधार पर कोई भी चुनौती आए हमें आगे बढ़ना है। एक बात आप समझ लीजिए, मोदी जी ने तय किया है और इनके साथ देश के 140 करोड़ की जनता ने तय किया है कि भारत अब रुक नहीं सकता। भारत 2047 में हर क्षेत्र में दुनिया में सबसे प्रथम होगा और विकसित भारत 2047 में बनेगा। अगर ये करना है, इसके लिए हमें सुरक्षा को सुनिश्चित करना पड़ेगा और आने वाली सभी हमारे सामने जितनी चैलेंजेस हैं, इसका जवाब हमारे साथ होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। तो इसके लिए एक टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ एकीकृत एंटी टेरर इकोसिस्टम हमने बनानी पड़ेगी और इसके लिए ATS, STF, प्रशिक्षण और प्रोसिक्यूशन की SOP, ये चारों में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। और मेरा आग्रह है, इसमें कहीं पर भी राज्यों के अधिकार कम नहीं होते हैं, हर राज्य ने ही इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। राज्य की भौगोलिक स्थिति और जरूरियातों को देखकर इसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं, मगर एक कम से कम कॉमन स्ट्रक्चर बने, इसको करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि NIA ये एक रूपता लाने के काम में समन्वय करे और सभी राज्य की पुलिसों को सहायता करें। राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का मानकीकरण करने के लिए भी NIA ने शुरुआत की है, मगर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम इसका बनाना चाहिए और राज्य के अच्छे अफसरों के हौसला अफजाई के लिए भी करना चाहिए। ये करने से एक संयुक्त मोर्चा हम टेररिज्म के खिलाफ खड़ा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आतंकवाद का वित्त पोषण जब तक नहीं रोकते हैं, आतंकवाद को नहीं रोक सकते, क्योंकि इसकी इकोसिस्टम को तोड़ना है तो इसके वित्त पोषण को रोकना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी, सोने की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, हवाला, LOC पर व्यापार के माध्यम से हवाला, कई प्रकार से अवैध धन हमारे देश में पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, परंतु इसकी संपूर्ण इकोसिस्टम के नष्ट करने के लिए राज्य पुलिस में एक जागरूक तंत्र हाईएस्ट लेवल पर से इनिशिएटिव लेकर बनाना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि जहां पर भी ऐसे केस हो, बेझिझक इसको UAPA के दायरे में लाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं विशेष बात कहना नहीं चाहता, परंतु जेलों की निगरानी भी बहुत जरूरी है, उस पर हमने आगे बढ़ना चाहिए। थानों की भूमिका को हमें पूरी लड़ाई में नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब तक थाना पूर्ण रूप से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। क्योंकि कोई भी सूचना हो
वो थाने लेवल से ही आएगी, चाहे राज्यों की आईबी के पास आएगी, चाहे भारत सरकार की आईबी के पास आएगी। सूचना वहीं से आनी है और वहां एक विशेष दृष्टि हमने निर्मित करनी पड़ेगी। इसके लिए थानों के अधिकारियों को खुफिया जानकारी एकत्रित करना, लक्षित जांच करना और समुदायों के बीच में जो तनाव पैदा करने के मामले उसको भी सजग दृष्टि से देखना, ये आज सूचना संकलन के लिए भी राज्य के प्रमुखों ने एक एसओपी बनानी चाहिए अपने अपने राज्य के हिसाब से और आगे बढ़ना चाहिए। मेरा आप सभी से आग्रह है कि एनआईए अभी पकड़े गए हथियारों का जो डेटाबेस बना रहा है वो अपने अपने राज्यों से, विशेषकर वामपंथी उग्रवाद, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जरूर ये डेटाबेस को समृद्ध करिएगा, क्योंकि हथियार कहां से आया, किस मार्ग से गया और कैसे देश के विरोधियों के पास पड़ा, ये जब तक हम जांच नहीं करते छिद्र हम नहीं भर सकते हैं। इसलिए ये डेटा को समृद्ध करना आपकी जिम्मेदारी है और डेटा के माध्यम से आपके राज्य में जो छिद्र है, जो चैनल है हथियार पहुंचाने का, इसको भी पकड़ना ये भी आपका काम है। साइबर सुरक्षा के लिए बहुत सारी बातें कई प्लेटफॉर्म पर हुई है, मगर I4C का बहुत फायदा उठाना चाहिए और 1930 पोर्टल जो है उसको आपके यहाँ व्यवस्था को चौक चौबंद भी करना चाहिए और वो नंबर को हमने पॉपुलर करने का भी काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 10 पॉइंट ग्लोबल एंटी टेरर प्लान पूरे विश्व को दिया है और अभी प्रेजेंटेशन में आपने देखा FATF ने भारत में इसके क्रियान्वयन के लिए संतोष व्यक्त किया है और यहाँ पर कई सारी जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने के लिए मीटिंगें हुई, इंटरपोल की जनरल असेंबली, नो मनी फॉर टेरर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म और G20 में भी चर्चा हुई। इस सब में प्रधानमंत्री जी के 10 पॉइंट के ग्लोबल एंटी टेरर प्लान को सबने सराहा है। मित्रों, मैं आज फिर से कहना चाहता हूं कि टेररिज्म तभी समाप्त हो सकता है, हम इसके खिलाफ पूरी शिद्दत के साथ, कम से कम नुकसान के साथ तभी लड़ सकते हैं जब थाना से लेकर राज्य के पुलिस प्रमुख तक पूरी हमारी पुलिस की व्यवस्था इसके लिए जागरूकता लाए और एक साथ काम करे और ये करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं फिर से कई बार कह चुका हूं आप लोगों के सामने, मगर अंत में फिर से एक मैं बात कहना चाहता हूं। 2 चीजों पर मेरा आग्रह है। मैक के प्लेटफॉर्म में जितनी हो सके उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन साझा कीजिए और आपके अप्रोच के अंदर बहुत पुराने समय में नीड टू नो का जो एक ध्रुव वाक्य बन गया है, इसको बदलकर नीड टू शेयर और इसको आगे ले जाकर ड्यूटी टू शेयर तक ले जाइए। अब इंफॉर्मेशन छुपाने से इतने बड़े देश में टेररिज्म के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है इसके कई डायमेंशन होंगे जो शायद आपको मालूम नहीं है। अगर आप मैक के प्लेटफॉर्म पर एनआईए को साझा करेंगे तो ये सभी डायमेंशन को अप्रिशिएट कर वो इंफॉर्मेशन पर कार्यवाही करने के लिए अंततोगतो आपके पास ही सूचना आएगी। परंतु मेरा आप सभी से विनंती है कि एक साझा लड़ाई को हम अपनी लड़ाई समझे। कोई राज्य टेररिज्म से बच नहीं सकता जब तक हम ये लड़ाई को साझा लड़ाई समझकर न चले। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक मजबूत संकल्प के साथ इस देश में टेररिज्म के खिलाफ लड़ने का एक इकोसिस्टम भी बनाएगा, परिणाम भी लाएंगे और सफल भी होंगे। मैं फिर से एक बार नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जो हमारी आएगी, इसका ध्यान से अध्ययन कर क्रियान्वयन आप सबको करना है। अगले साल जब मिले इसके पहले इसका संपूर्ण क्रियान्वयन का रिपोर्ट यहाँ एनआईए हमें दे, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है, विनंती भी है। और आप सब ने अब तक जो ये 10 साल के अंदर एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, इसलिए आप सभी का अभिनंदन, साधुवाद और आने वाले दिनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम।